है गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th का भारत भौतिक पर्यावरण चैप्टर 1 है गाइस। और भारत की स्थिति और एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर और क्लास भारत भौतिक पर्यावरण अभ्यास अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर को और चलो देखते हैं विस्तार से और समझने की कोशिश करते हैं और याद करने की भी कोशिश कीजिए। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकांक्षी विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के स्तंभों में प्रासंगिक है? तो ये कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश की भारत के साथ सभी लंबी स्थलीय सीमा है? तो कौन सा दोस्तों? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, म्यांमार है। तो ये बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यह भी निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो ये चीन बड़ा है दोस्तों। चीन है, फ्रांस है, मिस्र है, ईरान है। तो ये चीन बड़ा है। ये और निम्नलिखित में आमतौर पर में से कौन सा भारत का मानक आमतौर है? तो ये 82 डिग्री 30 पूर्व। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान में नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो ये यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न का लगभग 30 शब्द में उत्तर दीजिए। क्या भारत का एक ही अधिक मानक समय की है आवश्यकता है कि यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो यहाँ पे उत्तर आया है, वास्तव में भारत को एक ही से अधिक मानक समय पर आवश्यकता नहीं है। यदि एक ही अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय पर निर्धारित में कठिनाइयाँ आएगी। एक अधिक मानक समय की आवश्यकता भी केवल उन देशों का होती है जिनका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां लगभग 6 समय पर कटबंधी पाए जाते हैं। भारत की लंबी तटरेखा पर क्या प्रभाव होगा? तो चलो उत्तर, भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित 7506.6 किलोमीटर है। देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि के लाभदायक है। लंबी तटरेखा जहां एक ओर से सस्ता जल या यातायात प्रदान करती है, वही या समुद्र संसाधन प्रदान करने का स्थानीय जलवायु की दृष्टि से लाभप्रदा भी होती है। तो भारत का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर, भारत का देशांतरीय फैलाव पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर गुजरात तक, अर्थात वे कुल देशांतरीय विस्तार केवल 28 डिग्री 55 है। इतने में देशांतरीय विस्तार के कारण भी भारत की एक मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व है। ये देशांतरीय रेखा देश के मध्य से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को देश के मानक समय माना जाता है। वास्तव में यदि देश का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है तब हमें कई मानक कटबंदियों से भी आवश्यकता होती है, अतः ये देश के वर्तमान देशांतरीय फैलाव मानक समय की दृष्टि से लाभदायक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब पूर्व में उदाहरण नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है तो अगर वे पहले असल होता है तो फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय क्यों दिखती है? तो उत्तर, यह सत्य है कि भारत के पूर्व सूर्य पर पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, किंतु देश की घड़ियाँ दोस्तों, घोड़ा मत बोलना, घड़ी जो होता है वो होता है, उससे घड़ियाँ बोला जाते हैं। समय एक ही दिखती है क्योंकि घड़ियों के समय पर निर्धारण केंद्रीय देशांतर या 82-30 पूर्व में मानक आमतौर द्वारा होता है। यही कारण है कि कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियाँ एक ही समय दिखती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3 में, पृष्ठिक एक पर आधारित क्रियाकलाप। तो एक ग्राफ पेपर का मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरला, हरियाणा जिलों में संख्या को आलेखित कीजिए। क्या जिलों की संख्या का एक राज्य के क्षेत्रफल से कोई संबंध है? तो चलो आप देखते हैं इसको। तो इसको अच्छे से आप लिख भी लेना है बढ़िया तरीके से। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और तो चलो, राज्य जिलों की संख्या और क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर। तो आता है यहाँ पे आता है, देखो मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, केरला, हरियाणा आता है। इसके बाद 45, 27, 7, 2, 14, 19 आता है। तो यहाँ 3,80,000 आता है, 1,91,791 आता है, 22,327 आता है, 3,702 आता है, 38,863 आता है, 44,121 आता है।
तो ये देख लेना है और इसे छाप लेना है और बढ़िया से इसको बना लेना है दोस्तों। तो चलो, ग्राफ चित्र 11 से स्पष्ट है कि राज्यों में क्षेत्रफल एक जिलों की भी संख्या में धनात्मक संबंध, अर्थात जिस राज्य को भी क्षेत्रफल के अधिक से उसमें जिलों की संख्या है तो अधिक, तथा जिस जिस राज्य पर क्षेत्रफल कम है तो उसमें जिलों के भी कम। मध्य प्रदेशों में गोवा इससे प्रमुख उदाहरण है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, देखते हैं चलो। उत्तर प्रदेश के पश्चिम बंगाल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में से कौन सा राज्य है सर्वाधिक घनत्व वाला और कौन सा एक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसको चलो देखते हैं, उत्तर में देखते हैं। तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल, तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य 13 व्यक्ति के प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, राज्य के क्षेत्रफल वाला जिलों की संख्या के बीच में संबंध को ढूंढिए। तो उत्तर देखते हैं, राज्य के क्षेत्रफल व जिलों की संख्या के बीच में सामान्यतः धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि राज्य का एक क्षेत्रफल अधिक होता है तो जिलों का भी संख्या भी अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तटीय सीमाओं पर संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। तो उत्तर चलो देख रहे हैं। तो उत्तर ये है, उत्तर तटीय सीमा पर स्थित राज्य निम्नलिखित है अरब सागर की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वी बंगाल। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पश्चिम में से पूर्व की ओर से स्थानीय सीमा वाला राज्य का भी क्रम तैयार कीजिए। तो यह देखते हैं, उत्तर पश्चिम से पूर्वी की ओर स्थित स्थलीय सीमा वाला राज्य के क्रमश से इस प्रकार है, जम्मू और कश्मीर के हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व बंगाल, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4 देखते हैं, पृष्ठ पर आधारित क्रियाकलाप। तो क्वेश्चन नंबर 1, उन केंद्र शासित क्षेत्र की सूची बनाइए जिनकी स्थिति तटवर्तित है। तो यहाँ तटवर्तित है तो राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रफल और जनसंख्या में अंतर की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे आता है, तीसरा नंबर में आता है, एक ग्राफ पेपर में प्रदंड आरेख द्वारा केंद्रित शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल व जनसंख्या को आलेखित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देना है, अध्यापक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें, या ये आपको करना है गाइस। आप आते हैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन में। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है? तो ये एशिया में है। ये भारत की किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। तो भारत की कटिबंधित में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो ये उस पोषण में है, उष्ण है, शीतोष्ण में है, शीत में है। तो उस पोषण में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की वह नदी जो कि ज्वारद्वामुख बनाती है, तो यह क्या बनाती है? ताप्तित बनाती है, महानंदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, लूनी ताप्तित। तो क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, सिक्किम में ला दर्द भारत को जोड़ता है। तो पाकिस्तान से, चीन से, भूटान से, नेपाल से। तो ये चीन से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम है। तो कौन सा? श्रीलंका है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है। तो श्रीलंका है, दक्षिण में श्रीलंका है दोस्तों, याद रखना है। दक्षिण बड़ा, ये तो श्रीलंका है, दक्षिण उसको साइड बोला जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उन देशों का नाम लिखिए जिनकी सीमाओं भारत की उत्तरी सीमा से मिलती है। तो उत्तर यहाँ पे लिखना है, भारत की उत्तरी सीमा से मिलने वाला देशों का नाम इस प्रकार है। पहला नंबर लिखना है चीन लिखना है, दूसरा नंबर अफगानिस्तान लिखना है, तीसरा नंबर पाकिस्तान, चौथा नंबर में नेपाल, पाँचवा नंबर भूटान लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत के उन राज्यों का नाम लिखिए जो बांग्लादेश की सीमा से बनाते हैं। तो भारत के राज्यों जिनकी सीमाओं से बांग्लादेश से मिलती है उनके नाम पर पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है तथा ये मिजोरम है। ये भारत। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों का हिमाचल पर्वत को पार करने की सहायता 4 दरों का नाम लिखिए। तो यह आता है, हिमालय पर्वत के पार करने के सहायक 4 दरों हैं। 1 नंबर में था करोक्रोम, और 2 नंबर में सिपिकिला, और 3 नंबर में नथुला, और 4 नंबर में बोमिडिला। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर देना है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर देना असम, 3 नंबर देना नागालैंड, 4 नंबर में मणिपुर, 5 नंबर में मिजोरम, 6 नंबर में त्रिपुरा, और 7 नंबर में देना मेघालय। तो ये 5वां नंबर में आते हैं। प्रश्न 5, भारत के असंख्य एवं वेशांतरीय विस्तार को लिखिए। तो यहाँ उत्तर देना है, भारत के हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है।
उसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 8 डिग्री 4 उत्तर से है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशा और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर के माध्यम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देना है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों का नाम लिखिए। तो उत्तर देना है, भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश म्यांमार से, पश्चिम सीमा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उत्तरी सीमा से चीन, नेपाल और भूटान से, और दक्षिण सीमा में दक्षिण में श्रीलंका से मिलती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा 6 देशों का नाम बताइए। तो भारत का विश्व क्षेत्रफल में दृष्टि से 7वां स्थान में आता है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान में सबसे बड़ा 6 अन्य देश है। तो 6 सबसे अन्य जो 6 देश है, तो इस तरह का नाम लिखना है। तो पहला नंबर में लिखना है रूस लिखना है, 2 नंबर में लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका लिखना है, 3 नंबर में लिखना है कनाडा लिखना है, 4 में लिखना है चीन, और 5 में लिखना है ब्राज़ील, और 6 में लिखना है ऑस्ट्रेलिया। अब 8 नंबर में आते हैं, भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा रेखा 1120 किलोमीटर लंबी है। ये सीमा रेखा परिवर्तित नहीं है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों का सीमाएं पाकिस्तान और भारत को प्रतीक करते हैं। नंबर 9, प्रश्न 9, भारत के मध्य से कौन सा देश एक आकांक्षीय रेखाएं गुजरती है। तो यहाँ लिखना है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तरी दक्षिण में तथा 23 डिग्री से 30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो दोस्तों ये प्रश्न उत्तर सारे के सारे लिख लेना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। अब आते हैं 10 नंबर में, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये भारत की तटरेखा में कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, भारत का दक्षिण बिंदु सिरा कौन सा तथा कहाँ स्थित है। उत्तर, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा प्लावाइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, भारत का सुदूरवर्तित पूर्वी राज्य का नाम बताइए। तो उत्तर में आता है, भारत के सुदूरवर्तित पूर्वी राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, भारत का कौन सा पश्चिम राज्य का कक्षा क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर आता है, भारत का पश्चिम राज्य गुजरात कक्षा क्षेत्र में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 17 में आता है, भारत का पूर्वी पश्चिम विस्तार किस देशांतरों का बीच फैलाव है। तो भारत का पूर्वी पश्चिम विस्तार लगभग 30 देशों के बीच फैलाव है। तो क्वेश्चन नंबर में, तो भारत की किस महासागर में शीर्षक में स्थित है। तो उत्तर, भारत का हिंद महासागर शीर्षक में स्थित है। तो 19 नंबर में आता है, भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। तो ये 2 देशों का नाम, ये चीन तथा नेपाल। भारत के उत्तर में स्थित किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। तो चीन तथा नेपाल है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आता है, भारत का कौन सा राज्य का क्षेत्रफल है जनसंख्या के प्रथम स्थान में रखता है। तो उत्तर लिखना, राजस्थान के क्षेत्रफल एवं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में देश में प्रथम स्थान में रखता है। तो 21 नंबर में क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है। तो उत्तर में, भारत के दक्षिण में मालदीव व श्रीलंका 2
द्वीपीय देशों का अस्तित्व है? तो उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 1 आता है, भारत एक आकांक्षी विस्तार बताइए, इसके प्रभाव कौन सा समझाएं? उत्तर आता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा से उत्तर में 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के माध्य से इस देशों का उत्तर दक्षिण विस्तार में 3020 किलोमीटर। इस विस्तृत भाग का पर आकांक्षियों के प्रभाव निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। आकांक्षी विस्तार के कारण से भारत के दक्षिण भागों में सूर्य तप की मात्रा उत्तरी भागों में अपेक्षा अधिक है। भारत के दक्षिण भागों में अपेक्षा उत्तरी भाग में रात और दिन की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। और ऐसे में देखा गया कि भारत के सुदूर दक्षिण भाग में जब दिन रात और अंतर केवल 45 मिनट होता है, तो उत्तर जाते हुए अंतर सुदूर उत्तरी क्षेत्र में 5 घंटे तक हो जाता है। और 4 नंबर, प्रायद्वीप भारत को भूमध्य रेखा में अधिक निकट है कि जो जलवायु गर्म रहती है तथा यहाँ तक शीत ऋतु नहीं होती है, जबकि भूमध्य रेखा से सुदूर उत्तरी भारत की जलवायु विषम रहती है और यहाँ गर्मियों में आर्थिक गर्मी और सर्दियों की अधिक सर्दी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत के देशांतरी विस्तार के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भारत, अब उत्तर यहाँ लिखना है, भारत के देशांतरी विस्तार का प्रभाव उस पूर्व पश्चिम विस्तार के व्यापार महत्व रखता है। अपने इस विस्तार के कारण से इसके पड़ोसी देश के और इसमें दूसरी ओर निर्धारित होता है। इस देशांतरी विस्तार के कारण से भारत का पूर्व स्थिति देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम तथा पश्चिम स्थित प्रदेश के जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि भारत के निकट स्थित, इसलिए इन देशों से भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और संबंध के प्राचीन काल से रहे हैं। अपने विस्तृत पूर्वी पश्चिम विस्तार के कारण से भारत जहां एक पूर्व की ओर चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया के निकट है, वही पश्चिम की ओर अफ्रीका और यूरोप देशों से भी इसकी निकटता। इस प्रकार से भारत ने अपने देशांतरी विस्तार के कारण से सुगमंद विश्वास विश्व के सभी देशों के साथ व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो नंबर आता है 3, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति में केंद्रीय का क्यों है? तो उत्तर लिखना है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी विस्तृत 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब है। इस मध्य स्थिति में 90 डिग्री से पूर्वी देशांतर रेखा पर है, जबकि 87 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर भारत के केंद्र मध्य रेखा में या भी भारत के ही होकर गुजरती है। इस प्रकार से भारत का आकांक्षी विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से आरंभ होता है, जो कि विषुवत रेखा के अति निकट भी इसी आधार पर भी कहा जा सकता है। पूर्वी गोलार्ध में भारत के लिए स्थित लगभग केंद्रीय और केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत के विदेशी व्यापारिक एवं वाणिज्य संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ है। इस प्रकार से भारत का पश्चिम औद्योगिक देशों से पूर्वी खेतिहर देशों के मिलाने के लिए एक कड़ी का कार्य करता है। तो ये हो गया। तो नंबर क्वेश्चन आता है 4, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? उत्तर यहाँ लिखना है, भारत के उपमहाद्वीप का सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है, जो कि एशिया महाद्वीप के उच्चवच स्वरूप देखते हुए स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। यहाँ एक विशेष संस्कृति का विकास हुआ है। भारत का सहित उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव की एक भौगोलिक स्थिति, जलवायु की, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी तथा जनसंख्या की विशेषताओं में विभिन्नता एवं विविधताएँ होती है, ऐसे में एक रूप में दिखाई देती है। इसी कारण से उस महाद्वीपों का कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीपों की स्थिति वास्तव में एशिया की पृथ्वी को दिखाई देती है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 आया है, भारत का भौगोलिक वर्ण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। क नंबर अस्तित्व एवं विस्तार है, ख नंबर भू आकृतिक उच्चवाच है। तो उत्तर यहाँ लिखना है, भारत की स्थिति विस्तार हिंद महासागर से शीर्षक पर स्थित भारत का विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 2.43% है। भारत का 894 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 687 से 9725 पूर्वी देशांतर के माध्यम में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में स्थित
इंदिरा प्लाविंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य स्तर पर वह कन्याकुमारी से लेकर भारत से सबसे दक्षिण स्थित बिंदु है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु पर 26 दिसंबर 2009 में सुनामी के कारण से भारत के सबसे दक्षिण बिंदु में इंदिरा प्लाविंट के जल पर समाधित ले ली है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा, रुक जाओ दोस्तों, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा पर भारत की प्रमाणित देशांतर रेखा पर, जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, कर्क वृत्त 23 डिग्री से 30 उत्तरी देशांतर के लगभग मध्य में होकर गुजरती है। अतः ये क्षेत्र का उत्तरी भाग में उष्णोष्ण समशीतोष्ण कटिबंधीय तथा एक दक्षिण भाग में उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का एक दक्षिण भाग, जिसमें से प्रायद्वीप भारत का सम्मिलित है, उष्णकटिबंधीय में आता है। उत्तरी भाग में, जिसमें मुख्यतः उत्तर का भी परिवर्तन मैदानी भाग है, उस पोषण कटिबंध आता है। 3 और सागरों से घिरा होने के कारण से यहाँ तक विशिष्ट मानसून जलवायु पाई जाती है, जो कि देश के समोच्च अर्थतंत्र को भी प्रभावित करते हैं। भारत के यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण और पूर्वी एशिया में देशों का व्यापारिक मार्गों में स्थित है, इसलिए प्राचीन काल में ही विदेशी व्यापार उतर रहा है। और भारतीय उपमहाद्वीपों का सुस्पष्ट भौगोलिक इकाइयों का, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र भारत के उत्तर नेपाल, उत्तरी पूर्वी भूटान के पूर्वी बांग्लादेश सम्मिलित हैं। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश श्रीलंका, मालदीव हमारे, तो ये गया हमारे। तो दक्षिण पड़ोसी देश इन प्रदेशों में भौगोलिक स्थित है और जलवायु की प्राकृतिक मिट्टी तथा जनसंख्या की विशेषताओं में विविधताएं होती है, कुछ भी इस एकात्मक पर दिखाई पड़ती, इसलिए उपमहाद्वीपों कहा जाता है। भारत का विषुवत रेखा के उत्तर स्थित इस कारण यह भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। प्रधान अध्याय रेखा में ग्रीनवाच रेखा के पूर्व स्थित पर होने के कारण से भारत का पूर्वी गोलार्ध में आता है। हम जानते हैं कि मध्य रेखा की मध्य स्थिति पर 90 डिग्री से पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के होकर गुजरती है, और 82 डिग्री से 30 पूर्वी मध्य रेखा पर भारत की मानक मध्य रेखा पर इससे पूर्वी गोलार्ध में भारत की केंद्रीय स्थिति में स्पष्ट हो जाती है। और भारत के एशिया महाद्वीप पे दक्षिण मध्य प्रायद्वीप पे स्थित है, जो कि एशिया संसार में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण से ही भारत का प्राचीन काल से ही आर्थिक लाभ पड़ता हुआ है, और भारत की उच्चवच अथवा प्राकृतिक स्वरूप बनावट, उच्चवच के तात्पर्य किसी भी भूभाग में ऊंचे व नीचे का धरातल से है। सभी प्रकार से पहाड़ी, पठारी और मैदानी तथा मस्तूलीय क्षेत्र मिलकर किसी भी क्षेत्र पर उच्चवच का निर्माण करते हैं। तो उच्चवच की दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नताएं मिलती है, और इनका मूल कारण अनेक शक्तियों और संचालनों का भी परिणाम है, जो कि लाखों वर्ष भी पूर्व घटित हुई थी। इस उत्पत्ति भूवैज्ञानिक अतीत के अध्याय पर स्पष्ट की जा सकती है, और आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप विषुवत रेखा है के दक्षिण पर स्थित प्राचीन तो ये लिखना है गोंडलैंड का एक भाग था, जो कि अंग्रालैंड दोस्तों अंग्रालैंड है। अंग्रालैंड नामक का एक नया प्राचीन भूखंड विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित था। दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य तेठित नामक एक संस्कारों लंबवत उत्तला सागर तथा उनकी भूखंडों की भी नदियां टेथिस में अवसाद जमा करती थी, लेकिन जिससे कालांतर में टेथिस सागर का पट गया तो उसके पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण दोनों भूखंडों में टूटे। गोंडवालैंड से भारत का प्रायद्वीप में अलग हो गया था। तो ये भूखंडों के टूटे हुए भागों में विस्थापित होने लगे और आंतरिक हलचलों में टेथिस सागर के अवसादों के परतों में भिंचवाच हुआ और उसमें से विशाल मोड़ पड़ गए। इस प्रकार से
हिमालय पर्वत श्रृंखला की रचना हुई। इसी प्रकार से हिमालय को वर्लित पर्वत कहा जाता है और हिमालय की उत्पत्ति के बाद भारतीय प्रायद्वीप और हिमालय के माध्यम में खाइयों का भी गर्त शेष रह गया। हिमालय के निकलने वाली नदियों को स्थल का प्रदान करके अवसादों का भी उस गर्त को क्रमश भरना शुरू किया, जिससे कि विशाल उत्तरी मैदान की भी रचना हुई। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीपों की भूआकृतिक इकाइयाँ अस्तित्व में आई और भारत का भी विशाल देशों से भूआकृतिक संरचना दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। भारत का 29.3% भाग पर्वतीय पहाड़ी में उबड़ खाबड़, 27 डिग्री से भाग पठारी तथा 43% भाग मैदानी है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में विस्तृत अधिक है। विश्व का औसत 41%। देश में एक ओर से निवितम मूढ़दार भी पर्वत श्रृंखला भी होती है, दूसरी ओर विस्तृत तटीय मैदान कई नदियों द्वारा निर्मित समतल उपजाऊ के मैदान हैं, जो कि प्राचीनतम कठोर चट्टानें तथा निर्मित काट फिटी पठारी भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव बताइए। भारत की भौगोलिक स्थिति की 2 अमिट छाप इसके भी समय प्रतिरूप से पाई जाती है, चाहे जलवायु की बात हो या व्यापार के उद्योग की बात हो। ये कृषि की राजनीतिक की बात करें तो धर्म के सभी क्षेत्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आता है भौगोलिक स्थिति का जलवायु पर प्रभाव। तो ये हिंद महासागर में भारत के प्रायद्वीप पर लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवेश करा गया है, जिसके कारण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अपना भी समकालीन प्रभाव संपूर्ण प्रायद्वीप पर भारत की जलवायु पर डालते हैं। देखो, उत्तरी भारत की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर और हिमालय पर्वत का भी प्रभाव है। इस भारत को भी लगभग 2/3 भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित होते हैं और भारत का उष्णकटिबंधीय भी मानसून की जलवायु को देश कहलाता है। हिमालय पर्वत तब भारत की जड़ों में उत्तर आने वाली भी अत्यंत शीतल एक बर्फीली भी पवनों में रक्षा करता है और जो गर्मियों में मानसून पवनों का भी रोकर प्रवर्तित ढालों पर वर्षा करता है। तो हिंद महासागर का व्यापार पर प्रभाव। तो अब उत्तर देखते हैं। हिंद महासागर ने न केवल भारत की जलवायु को ही प्रभावित किया, वरन वे तटीय विदेशी व्यापार को भी प्रभावित किया है। हिंद महासागर को 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया घेरे हुए हैं तथा इसके तटों पर संसार की लगभग 1/4 से जनसंख्या की निवास करती है। इस महासागर के शीर्षक पर स्थित होने वाला भी भारत की जनसंख्या से सीधे है व्यापारिक संपर्क कर सकता है। हिंद महासागर से भी होकर संसार के प्रसिद्ध समुद्री मार्ग स्वराज के नहर तथा गुजरात है, जिसका लाभ भारत को ठीक उसी प्रकार से प्राप्त है जैसे कोई नगर किसी भी व्यवस्थित सड़क तथा मार्ग की लाभ उठाता है। सवेज नहर तथा मार्ग द्वारा भी भारत की पश्चिम में यूरोप, उत्तरी अमेरिका देशों में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से पूर्व में मलका जल मध्य द्वारा भी जापान और चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया में देशों का ऑस्ट्रेलिया भी से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हिंद महासागर से शीर्षक पर भारत की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तर देना है, पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति पर लगभग केंद्रीय और जापानी केंद्रीय स्थिति पर कारण ही प्राचीन कालों में भारत के पश्चिम में अरब देशों का एक दक्षिण पूर्व एशिया के सुदूर पूर्व के देशों में 7 सांस्कृतिक व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध स्थापित हो गए थे और हिंद महासागर के शीर्षक पर भारत की स्थिति पर पूर्वी गोलार्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण पश्चिम से भी पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाला भी महत्वपूर्ण जलमार्ग तथा वायु मार्ग की भारत के से होकर गुजरते हैं। इसी केंद्रीय स्थिति का महत्व इस प्रकार से व्यक्त भी किया जा सकता है। केंद्रीय स्थिति के कारण से भारत का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। पूर्व और पश्चिम तथा पश्चिम के पूर्व जाने वाला सभी जलयान भारत से ही होकर गुजरते हैं। तो देखिए चित्र। अब नंबर आता है दूसरा, भारत के हिंद महासागर द्वारा अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। इसी केंद्रीय स्थिति पर विदेशी व्यापारिक संबंध स्थापित करने का बहुत सहायक रहती है और केंद्रीय स्थिति पर फलस्वरूप के भारत के पूर्वी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग का संगम है। तो नंबर आते हैं 4 का,
स्थल। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित करने का भारत को बड़ी सहायता मिलती है और भारत के समवर्ती अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया देशों योगी दृष्टि से बहुत बिछड़े हुए हैं, अतः ये भारत के विनिर्मित माल आसानी से इन देशों का बिल जाते हैं। तो नंबर 6 में देखना है, प्रायद्वीप और भारत के 3 ओर से समुद्र दर घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा पर स्पष्ट एवं विशाल, अतः इसके पतन वर्ष भर में सभी देशों का जल परिवहन के लिए खुले रहते हैं। और सन 1865 में ईस्वी में सवेज नहर का जलमार्ग के खुल जाने से पश्चिम देशों के बीच भारत की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर से कम हो गई है, अतः भारत के एवं पश्चिम में जोड़ने वाले भी एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, भारत की सीमाओं पर वर्णन कीजिए। भारत के सीमावर्ती देशों का संपर्क स्थापित करने में भौगोलिक कठिनाइयों को बताइए। उत्तर यहाँ देखना है। तो दोस्तों, तो भारत की सीमाओं का वर्णन इसी प्रकार से है। चीन से लगने वाली उत्तरी सीमा भारत की उत्तरी सीमा से नेपाल तथा भूटान देशों के मिलती है। यह हिमालय पर्वतमाला प्राकृतिक सीमाओं रेखा के रूप में भी कार्य करता है। भारत के चीन के मध्य सीमा पर मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि सिक्किम राज्य पर म्यांमार सीमा तट 4248 किलोमीटर लंबी है। सामाजिक दृष्टि से यह सीमा रेखा पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से लगने वाले पश्चिम सीमा भारत की पश्चिम सीमा से पाकिस्तान से मिलती है, जो प्राकृतिक तथा हम जिसकी लंबाई पर 1120 किलोमीटर की भारत के अनुसार राजस्थान में पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के राज्यों पर सीमाओं की पाकिस्तान को प्रतीक करती है। अब आया है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगने वाले भी सीमा पूर्वी की ओर भारत की सीमा पर बांग्लादेश से मिलती है, जो प्राकृतिक देश के सीमांतर पर पश्चिम बंगाल की असम पर मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य स्थित है। म्यांमार और भारत के मध्य हिमालय की पर्वत आरकोइनमोत पर्वत तथा श्रेणी पर इसी सीमांतर पर अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड पर मणिपुर और मिजोरम राज्यों का स्थित है। तो ये गाइस आपको नक्शे में देख लेना है भारत की ये भौगोलिक रूपरेखा और पड़ोसी देशों का एवं सीमाएं भी इसी में दिया है और नक्शे अच्छे से याद कर लेना, देख लेना है। अब 4 नंबर में देखते हैं, भारत की तटरेखा पर पूर्व बंगाल की एक खाड़ी जिसे लेकर हिंद महासागर ने शीर्षक से होती हुई पश्चिम में कक्षा की खाड़ी पर अरब सागर तथा एक विस्तृत है। अरब सागर में भी लक्षद्वीप की मिनिकॉय एवं मणिदीवी द्वीप समूह पर तथा बंगाल की एक खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थित है। इस क्षेत्र में भारत की सीमा पर पाक जल मध्य द्वारा श्रीलंका से मिलती है। तो सीमावर्ती देशों में संपर्क स्थापित करने में भारत की भौगोलिक कठिनाई भी निम्नलिखित है। तो भारत का उत्तरी भाग में अत्यंत ही दुर्गम है, अतः ये हिमालय की पर्वतमाला में कान से केवल से कुछ दर्गों में मार्ग द्वारा ही इसे पार किया जा सकता है। तो भारत की उत्तरी सीमाओं पर पाकिस्तान, चीन, दोनों देशों ने सामरिक खतरों के कारण संवेदनशीलता क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना कठिन है। विदेशी नीति के कारण से भी दुर्गम सीमांत क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना कठिन है। तो फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइस। इसके बाद चैप्टर 2 में आते हैं, आपसे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।